नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं IAS प्री 2026 के लिए। देखो, पहला सवाल पूछा है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, पहला देखते हैं, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास स्वयं के प्रति अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति निहित है। तो अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित यानी कोर्ट ऑफ राउंड घोषित करता है और अपनी अवमानना के लिए दंड देने की इसमें शक्ति है। अब इसमें पूछा है कि केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट है, उससे आर्टिकल 215 के तहत संविधान ये अधिकार देता है कि अभिलेख न्यायालय घोषित करता है आर्टिकल 215 के तहत, जिसके लिए हाई कोर्ट भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। तो स्टेटमेंट एक हो गया गलत। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है। तो ये क्या बोलता है संविधान कि आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग, कौन सा आर्टिकल, 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को लोक महत्व के किसी प्रश्न या कानून के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने की क्या है, शक्ति देता है, आर्टिकल 143। लेकिन ऐसा अधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है। ये किसके पास है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा है, रेगिस्तानी अपरदनकारी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, मशरूम चट्टानें जल अपरदन से बनती है और आमतौर पर हिमनद घाटियों में पाई जाती है। तो ध्यान क्या रखना है, जो मशरूम चट्टानें हैं वो जल अपरदन द्वारा नहीं बल्कि वायु अपरदन द्वारा बनती है। किससे, वायु के अपवर्दन से द्वारा बनती है। ये हिमनद घाटियों में नहीं बल्कि कैसी, शुष्क, कौन सी आएगी, शुष्क आएगी। तो याद रखना है, शुष्क या रेगिस्तानी घाटियों में इनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक हो गया गलत। दूसरा, टेबल चट्टानों का ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है जो एक संकीर्ण आधार द्वारा समर्थित होता है जो फटार जैसा दिखता है। तो देखो, टेबल चट्टानें ऊपर से सपाट जरूर होती है लेकिन उनका आधार क्या है, संकीर्ण नहीं होता है। ऊपरी भाग चौड़ा और आधार जो संकीर्ण होता है वो मशरूम चट्टानों की क्या है, विशेषता है। तो दूसरा भी आपका क्या हो गया, गलत। तीसरा, पेडेस्टल चट्टानें प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष हैं जो वायु अपस्फीति और घर्षण के आकार लेते हैं। तो देखो, पेडेस्टल जो चट्टानें उसका दूसरा नाम होता है मशरूम चट्टानें, वास्तव में प्रतिरोधी चट्टानों के क्या है, अवशेष है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा एकदम सही है। तो केवल 3 यहाँ पर यह सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्र जो सामान्यतः गुडेम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है में नियमित अंतराल पर ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध होने वाले विद्रोह निम्नलिखित में किन किन कारणों के कारण से हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 वो दिए गए हैं कारण और बताना है कि कौन सा एक कारण बिल्कुल सही है। तो देखो, पहला दे रखा है कि मुत्तादारों के गोलकुंडा जमींदारों के भूपति परिवार के साथ क्या थे, सामंती संबंध, बिल्कुल सही है। दूसरा है, गोलकुंडा की गद्दी पर पूर्व जमींदारों परिवार की स्थापना, ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। तीसरा है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भूपति परिवार को वार्षिक गुजारा भत्ता देने से क्या है, इनकार करना। आपको इनमें से वो कारण बताने हैं जिसके कारण यहाँ पर आंदोलन होते थे। तो देखो, जो तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि विद्रोह का मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता की बहाली और पारंपरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा। 1 और 2 कौन सा आएगा, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब। को पूछा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहला दे रखा है दक्खन विद्रोह। तो दक्खन विद्रोह है वो कब हुआ, 1875 के अंदर। कब हुआ, 1800। संताल विद्रोह है, संताल विद्रोह 1855 और 56 में। कब, 1855 56 में।
खेरवार जो आंदोलन है उस वो था 1876 में। कब हुआ? 1876। रंपा विद्रोह है वो हुआ था, आपको याद रखना, 1879 के अंदर। तो इसका जो सही कालक्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संताल, खेरवार, फिर आ जाएगा दक्खन और फिर आ जाएगा रंपा। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 5 पूछा है। होम रूल आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, होम रूल आंदोलन के समर्थक संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे तथा हिंसा और क्रांतिकारी कार्रवाई के विरुद्ध थे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट की दो होम रूलिंग ने अपनी आपसी सहयोग के साथ क्या है? कार्य किया। बिल्कुल सही है, किया कार्य। तीसरा है, एनी बेसेंट ने अपनी गतिविधियां बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा मध्य प्रांत तक सीमित कर ली तथा शेष भारत लोकमान्य तिलक के लिए छोड़ दिया गया। तो देखो तीसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो थोड़ा उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? लोकमान्य तिलक ने अपनी लिंग की गतिविधियां बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांत, बरार और कर्नाटक तक सीमित रखी, लेकिन एनी बेसेंट ने लिंग ने शेष भारत में कार्य किया था। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर क्या है? सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। 1920 से 1935 तक स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, बंगाल और बंगाल में असहयोग आंदोलन की प्रभाविता किसानों की सहभागिता के कारण थी। देखो, बंगाल और बिहार में असहयोग आंदोलन की जो सफलता का एक बड़ा कारण किसानों की क्या थी? व्यापक भागीदारी थी। तो ये तो बिल्कुल आएगा सही। दूसरा, बिहार में वे किसान सभा के नेतृत्व में बागान मालिका के विरुद्ध संगठित थे। तो दूसरा भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही है। तीसरा है, बंगाल के मदिनापुर में माहिष्य किसान वीरेंद्र नाथ ससमल के नेतृत्व में यूनियन बोर्ड के करों के विरुद्ध एकजुट हुए। तो देखो, इस आंदोलन में माहिष्य कौन सी आएगी? माहिष्य जनजाति, ये आपको याद रखना है। माहिष्य जनजाति के किसानों ने बढ़ चढ़कर क्या है? भाग लिया है। तो 1, 2 और 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर आपका जाएगा 1। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों।